हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था। आज अपन उसको थोड़ा और आगे कैरी करते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो होता है उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है, यानी उसकी जो निवासी स्थिति के बारे में जो हम जानकारी की गणना करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। एक बार मैं वापस आपको याद दिला दूं थोड़ा। अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति जो कोई होता है, ठीक है, नेचुरल पर्सन, इसमें हमने देखा था, हमें एक तो बेसिक कंडीशंस कुछ पढ़ी थी और एक हमने कुछ पढ़ी थी एडिशनल कंडीशंस। ठीक है। एडिशनल कंडीशंस रिवाइज करें फटाफट अपन। बेसिक कंडीशन में हमने दो कंडीशंस पढ़ी, कंडीशन ए और कंडीशन बी। एडिशनल में भी हमने दो कंडीशंस पढ़ी। हमने कहा कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति रेजिडेंट माना जाएगा। कब रेजिडेंट माना जाएगा? जब बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करे। ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 6 में। ठीक है। सेक्शन 6 में क्लियरली लिखा हुआ है कि बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करे तो रेजिडेंट होगा। और अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट हो जाता है तो हमें ये देखना था कि वो कौन सा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट है तो ही अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट ही नहीं होगा तो फिर इसकी तो बात ही नहीं आती है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है। तो किसी भी ऑर्डिनरी होना या नॉन ऑर्डिनरी होना, उसके लिए हमें पहले कंडीशंस क्या चेक करनी है, रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट में हमने देखा था कोई भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर, गत वर्ष 182 दिन या इससे ज्यादा भारत में रहा हो। ठीक है। 182 दिन या इससे ज्यादा भारत में रहा हो, ये एक कंडीशन थी। एक कंडीशन थी, चलो ये फिलअप नहीं करता है तो या तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस, 60 डेज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर से पहले के, यानी कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कुल 365 दिन वो कहाँ रहेगा? भारत में रहेगा। ठीक है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करे। ठीक है। वन ऑफ टू देन उसे क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट, यानी निवासी मान लिया जाएगा, भारत का निवासी है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि ये ऑर्डिनरी होगा या नहीं होगा। अगर रेजिडेंट है तो फिर हमें कंडीशंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी ऑर्डिनरी वाली। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? जब वह दोनों कंडीशंस पूरी करे, एक नहीं दोनों। दोनों कंडीशंस क्या थी? कि वह गत वर्ष से पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, यानी कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कोई भी 2 वर्ष भारत में निवासी हो, भारत का निवासी हो, पहली कंडीशन। तो ये तो फॉलो करनी है, साथ ही साथ में उसको एक कंडीशन और फॉलो करनी है। एंड क्या फॉलो करनी पड़ेगी? गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, यानी कि सेम पॉइंट है, गत वर्ष से पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर में कुल 730 दिन वो कहाँ रहा हो? 730 दिन भारत में रहा हो, ये अपन कंडीशंस इसमें चेक कर रहे थे। ठीक है। तो रेजिडेंट कब होगा? जब दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करे। अब हमें देखना ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? जब वो पहली चीज तो रेजिडेंट हो, रेजिडेंट के साथ में दोनों कंडीशन पूरी करेगा तो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं करता है तो उसको अपन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। ठीक है। इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या इस चीज के कुछ अपवाद भी हैं? यस, इस चीज के अपवाद भी। ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेना। अब मैं इसके अपवाद की बात करता हूँ। इसकी जो एक्सेप्शन कंडीशन है, इसके जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद जो हैं, वो किस चीज के अपवाद हैं समझिएगा। अपवाद में बेसिक कंडीशंस के अपवाद दिए गए। इन्होंने बोला 3 तरीके के व्यक्ति, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर 3 तरीके के व्यक्ति, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, अगर ये 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, तो इन तीनों ही केस में उसे प्रीवियस ईयर की सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो रेजिडेंट माना जाएगा। अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, यानी दूसरी कंडीशन हमें देखनी नहीं है।
ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए इसका मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा। इन कंडीशंस में उसे, यानी बेसिक कंडीशन, अपवाद के अंदर उसे बेसिक जो कंडीशंस होती है, बेसिक कंडीशन में से फर्स्ट कंपलसरी पूरी करनी पड़ेगी, कंपलसरी। यानी उसे हम दूसरे वाले का ऑप्शन ही नहीं देंगे, यानी अगर उसे रेजिडेंट बनना है तो उसे फर्स्ट वाली कंडीशन को ही फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि उसे पिछले साल 182 दिन कम से कम भारत में रहना ही पड़ेगा, तभी वो रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज उसे हम रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन अगर वो कंपलसरी पूरी करता है, कंपलसरी पूरी करता है, तो ये अपन इसको क्या मानेंगे, रेजिडेंट। ठीक है, अभी तीन व्यक्ति कौन है? तीन व्यक्ति में से सबसे पहला व्यक्ति वो है जो नौकरी के उद्देश्य से, नौकरी के उद्देश्य से भारत के बाहर गया हो, बाहर गया हो। ठीक है, अब पहले तो अपन इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, नौकरी के उद्देश्य से। नौकरी के उद्देश्य का मतलब ये होगा, इसके अंदर वो व्यक्ति बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे जो भारत से काम छोड़ के दूसरी जगह काम करने के लिए चले गए, नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति, जैसे मैं कहता हूँ एक्स, इसमें अपन एग्जाम्पल लें एक्स, ये भारत में कंपनी में काम करता है। ठीक है, उस कंपनी की फॉरेन में भी बहुत सारी ब्रांचेस है। ठीक है, मैंने कहा ये जो कंपनी है, इस कंपनी की जापान में ब्रांच है, इस कंपनी की अमेरिका में ब्रांचेस है, और इस कंपनी की न्यूयॉर्क में ब्रांचेस है, न्यूयॉर्क। ठीक है, चार जगह इसकी ब्रांचेस है। ये जो एक्स है ये एक मैनेजर है इस कंपनी में। ठीक है, सडनली अमेरिका से कुछ एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट आती है, वहां पर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट आती है। तो इंडिया से एक्स को ये कंपनी कहती है आप हमारी कंपनी में यहाँ तो काम कर ही दें, हम चाहते हैं कि आपको हम अमेरिका भेजें और कुछ टाइम के लिए वहां पर जाके क्या करो, काम कर सको। ठीक है, तो क्या एक्स ने जॉब छोड़ दी है? नहीं, वो इसी कंपनी का है, इसी कंपनी में वो अमेरिका जाके वहां पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये इस चीज को अपन बोलेंगे ये नौकरी के उद्देश्य से गया है। क्लियर? या इसमें अपन बोल सकते हैं ट्रांसफर हो गया उसका। एक चीज तो ये आती है। दूसरी चीज आती है, कंपनी एक्स को बोलती है 3 या 4 महीने के लिए काम करो, आप बाहर जाइए, वहां पर आपको काम संभालना और उसके बाद आप वापस यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, इसे क्या माना जाएगा, नौकरी के उद्देश्य से वो भारत छोड़ के गए। तो अगर ये केस होता है कि अगर वो नौकरी के उद्देश्य से भारत छोड़कर बाहर जाता है, ठीक है, तो इस केस में उसे बेसिक कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, 60 दिन वाली कोई रियायत इसके लिए नहीं दी जाती है। ठीक है, तो 60 दिन वाली कोई कंडीशन बेसिक कंडीशन में इनके ऊपर अप्लाई नहीं करनी, इनके ऊपर सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करनी है, कौन सी वाली, 182 दिन वाली। ठीक है, कम से कम 182 दिन वो किसी प्रीवियस ईयर में अगर भारत में रहेगा तो उसे हम ऑर्डिनरी मानेंगे, नहीं तो उसे नॉन ऑर्डिनरी माना जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो उसे रेजिडेंट माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी। तो अगर वो 182 दिन गत वर्ष में भारत में है तो उसे रेजिडेंट माना जाएगा, और अगर 182 दिन वो भारत में नहीं है तो उसे नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, नॉट रेजिडेंट माना जाएगा। तो एक तो व्यक्ति हो गए कौन, जो नौकरी के उद्देश्य से गए हैं। दूसरे व्यक्ति वो जो शिप पर काम करते हैं, शिप यानी जहाज पर जो काम करते हैं, और जहाज पर वो क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर का मतलब जहाज पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, जहाज पर कार्य करने वाला व्यक्ति जो है उसने भारत छोड़ा, वह भारत से बाहर गया। ठीक है, तो अगर ये व्यक्ति भारत छोड़कर बाहर जाते हैं तो इनके केस में भी हम क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक ही नहीं बताएंगे, इनमें से उसको फर्स्ट वाली कंडीशन ही क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में है तब तो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो दो व्यक्ति हो गए, शिप और क्रू मेंबर। ठीक है, एक तो नौकरी के उद्देश्य से गया, दूसरा शिप का क्रू मेंबर है, और तीसरे व्यक्ति कौन होते हैं, तो तीसरा वो व्यक्ति होंगे जो भारत का नागरिक है। ठीक है, या भारत का मूल व्यक्ति है। ठीक है, यानी कह सकता हूं एक तो भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, या फिर जो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, यदि वह भारत में घूमने आया हो, घूमने आया हो, यानी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति या भारत का कोई नागरिक है जो भारत से अभी बाहर रहता है, वो भारत सिर्फ घूमने के लिए आता है,
क्या करने के लिए आता है? सिर्फ घूमने के लिए आता है, ध्यान दीजिए, जाता नहीं है, आता है भारत घूमने के लिए। तो इसके लिए भी इसको अगर रेजिडेंट बनना है तो उसे सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, जो क्या है, 182 दिन वाली कंडीशन। ठीक, तो हमने 3 केस यहाँ पर देखे। नौकरी के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे बेसिक कंडीशन के लिए फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो करनी है। शिप का क्रू मेंबर है, वो भारत से बाहर जाता है तो उसे फर्स्ट कंडीशन फॉलो करनी है ओनली। और भारतीय मूल का व्यक्ति या भारत का अगर कोई नागरिक है, वो भारत में घूमने के लिए आता है तो इससे भी फर्स्ट वाली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। इन सब केस में 60 डेज वाला जो प्रोविजन है, 60 डेज वाला जो प्रोविजन है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, 60 दिन की इनको कोई भी इनके लिए कंडीशंस फॉलो नहीं होगी। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये बात थी हमारे पास में कि अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होता है तो पहली चीज तो रेजिडेंट कब होगा, दूसरी चीज रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी कब होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी के लिए उसको दोनों कंडीशंस, दोनों की दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तो ऑर्डिनरी है, दोनों कंडीशन पूरी नहीं करता है तो नॉन ऑर्डिनरी है। कोई व्यक्ति रेजिडेंट वाली भी कंडीशन पूरी नहीं करता है तो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। क्लियर? अब देखिए, ये जो कंडीशन थी ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति की थी। ठीक है, अब मैं अगर आपके पास एक एग्जांपल लूं इसका, तो चलिए एक बार पहले अपन एचयूएफ समझ लेते हैं, उसके बाद में इनके एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अपन एचयूएफ की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये सारे जो प्रोसीजर्स थे ये किसके थे? इंडिविजुअल व्यक्ति के। अब अपन बात कर रहे हैं एचयूएफ की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हमने स्टार्टिंग में बताऊं मैं आपको, रेजिडेंशियल कंडीशंस जो है वो किन के ऊपर चेक करते हैं? एक तो इंडिविजुअल के ऊपर चेक किया जाएगा, इंडिविजुअल। दूसरा अपन चेक करेंगे एचयूएफ, तीसरा अपन करेंगे कंपनी, और चौथा अपन करेंगे अदर्स के ऊपर। ठीक है, इंडिविजुअल का प्रोसीजर अपन देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एचयूएफ की। तो एचयूएफ में क्या होता है? एचयूएफ में सेम वही प्रोसीजर है जो किसका था, इंडिविजुअल का था, थोड़ा सा चेंज। ठीक है, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की जाए तो इसमें भी क्या होगा, सेम। फर्स्ट देखा जाएगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट है, ठीक है, या फिर नॉट रेजिडेंट। ठीक है, अगर रेजिडेंट है तो इसमें भी दो कंडीशंस देखी जानी है। फर्स्ट कंडीशन वही, कौन सी? कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, तो सेम चीज है सर, इंडिविजुअल में भी यही पढ़ा था, इसमें भी यही पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इससे आगे बढ़ने से पहले तब मैं आपको ये बता दूं एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो अविभाजित हिंदू अविभाजित परिवार। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार वो परिवार है जिसका अभी तक विभाजन नहीं किया गया, यानी पूरी मिक्स में एक बड़ी फैमिली रहती है जिसमें एक व्यक्ति होता है जो घर में करता होता है। ठीक है, मुख्य व्यक्ति जो होता है जो पूरे घर पे कंट्रोल रखता है, उस व्यक्ति को अपन यहाँ पर बोलते हैं कर्ता, क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, भारत में जैसे अपनी फैमिलीज हम देखते ही हैं, ठीक है, सबका मिला के एक ही बिजनेस होगा, उस एक बिजनेस को करेंगे, घर के सारे व्यक्ति उस एक बिजनेस में लगे हुए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ व्यक्ति बाहर भी काम कर रहे हो, बट नॉर्मली क्या होगा, सबका एक बिजनेस होगा, उस बिजनेस का एक मुखिया होगा, उस मुखिया को अपन इंग्लिश में बोलेंगे कर्ता, हिंदी में भी इसे कर्ता ही बोला जाता है। ये जो कर्ता होता है इसके घर के ऊपर क्या करेगा, पूरी कंट्रोलिंग रखेगा, जो भी प्रबंध करना होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, ठीक है, जो भी कंट्रोलिंग नियंत्रण होगा वो सब कौन करेगा, कर्ता करेगा। तो ये जो फैमिलीज होती है एचयूएफ होती है। वैसे तो एचयूएफ के लिए और भी ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, बट अभी अपन इतना इसमें नहीं पढ़ेंगे, अभी तो अपन सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि अगर एचयूएफ होता है तो उसकी रेजिडेंशियल कंडीशन क्या है, क्योंकि आपके एक सेपरेट चैप्टर है एचयूएफ के अंदर, हम वहां पर फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एचयूएफ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो इस पर ध्यान दीजिएगा, कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो सबसे बड़ा होता है, जो कंट्रोल रखता है बिजनेस के ऊपर, अपना पूरा नियंत्रण रखता है, और प्लस उस बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट संभालता है, और यही अपने इस पूरे घर को क्या करता है, चलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर इसकी कंडीशन में कैसे क्लियर करेंगे अपन इसको। तो सबसे फर्स्ट तो अपन यहाँ पर देखेंगे रेजिडेंट कौन होगा। ठीक है, फिर अपन इसके ऊपर आगे पढ़ेंगे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन व्यक्ति रेजिडेंट माना जाएगा, निवासी माना जाएगा, ठीक है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पूरी फैमिली की बात करें अपन, कब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट मानी जाएगी इंडिया के अंदर,
तो वो नॉट रेजिडेंट मानी जाएगी। ठीक है, रेजिडेंट बनने के लिए क्या कंडीशंस उसको पूरी करनी है, ध्यान से सुनिएगा। मैं सिर्फ रेजिडेंट ही बता रहा हूँ यहाँ पर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तब रेजिडेंट मानी जाएगी यदि यदि एचयूएफ का संपूर्ण, एचयूएफ का मतलब यहाँ पर हो गया एचयूएफ का जो बिजनेस होगा या जो भी व्यवसाय होगा, ठीक है, उसका संपूर्ण या फिर आंशिक, दो वर्ड यहाँ पर यूज में लिए गए, या तो पूरा का पूरा या फिर उसके कुछ हिस्सा का नियंत्रण व प्रबंध का नियंत्रण व प्रबंध भारत में किया गया हो, भारत में हो रहा हो, तो रेजिडेंट उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कोई एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इमेजिन कीजिए वो फॉरेन में रहती है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ बिजनेस भारत में भी है और वो भारत में आके कभी मीटिंग करता है या उसका कुछ आंशिक उसका नियंत्रण या उसका प्रबंध जो है उसका कुछ हिस्सा अगर वो भारत में कर लेता है, ठीक है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, वो भारत का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। यानी कि हमें देखना क्या है, या तो संपूर्ण या फिर आंशिक। कहा जाए तो आंशिक ही मान लीजिए कि अगर एचयूएफ की कोई भी एक्टिविटी, नियंत्रण या प्रबंध की कोई भी गतिविधि भारत में की गई हो तो उसे भारत का निवासी मान लिया जाएगा, उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर, ये थोड़ी सी इंडिविजुअल से अलग है। इंडिविजुअल में हम कंडीशंस देखते थे 182 दिन वाली, ठीक है, या 60 डेज वाली, तो वो जो बेसिक कंडीशंस थी वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या बोला इन्होंने, एचयूएफ का अगर या तो संपूर्ण या आंशिक प्रबंध या नियंत्रण अगर भारत में है तो इसे क्या मान लिया जाएगा, भारत का निवासी मान लिया जाएगा। ठीक है, अब फर्दर अपन अगर अगर अनिवासी कैसे कहेंगे, मैं डायरेक्टली एक बार उसकी बात करता हूँ। अनिवासी, नॉट रेजिडेंट, ठीक है, अनिवासी। अनिवासी कौन होगा, अनिवासी उसे कहा जाएगा जो एचयूएफ का आंशिक प्रबंध भी भारत में ना किया गया हो, भारत में ना किया। आंशिक प्रबंध के साथ नियंत्रण भी वर्ड जोड़ दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आंशिक प्रबंध या नियंत्रण भारत में ना किया गया हो। ठीक है सर, समझ में आया। दूसरी भाषा में लिखते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, या फिर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का संपूर्ण प्रबंध व नियंत्रण भारत के बाहर किया गया हो, भारत के बाहर किया गया हो। तो दोनों का एक ही मतलब है। यानी कि इन शॉर्ट कहा जाए तो भारत में इसकी कोई भी प्रबंध या नियंत्रण की गतिविधि नहीं की गई होती है, उसे हम बोलते हैं नॉट रेजिडेंट, यानी रेजिडेंट नहीं। क्लियर। तो देखिए एचयूएफ का रेजिडेंट होना कब तय होगा, जब एचयूएफ का संपूर्ण या आंशिक, इंपॉर्टेंट वर्ड है, संपूर्ण या आंशिक नियंत्रण व प्रबंध कहां पर हो, भारत में हो। ठीक है, भारत में किया गया हो तब तो इसको रेजिडेंट मान लेंगे, नहीं किया गया हो तो इसको नॉट रेजिडेंट मानेंगे। अब बात आती है सर, रेजिडेंट तो हो गया, चलो मान लीजिए एचएफ रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी कब होगा और नॉन ऑर्डिनरी कब होगा। ठीक है, कि कब एक रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, एचएफ जो फैमिली है वो कब साधारण निवासी होगी और कब असाधारण निवासी होगी, इसमें हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी कंडीशंस वही है सेम जो हमने इंडिविजुअल के अंदर एडिशनल दो कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक, तो कह सकता हूं ऑर्डिनरी कब माना जाएगा, ऑर्डिनरी तब माना जाएगा जब वह दो कंडीशंस पूरी करे। और अब यहाँ पर बात आती है कि सर दो कंडीशन कौन पूरी करेगा, एचएफ तो पूरी फैमिली है, क्या पूरी फैमिली दोनों कंडीशंस पूरी करेगी, नहीं। यहां पर इन्होंने एक वर्ड डाला कर्ता, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया था, कर्ता कौन होता, घर का मुखिया जो घर पे संपूर्ण नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगर कर्ता, यदि कर्ता गत वर्ष से पूर्व के, ठीक है, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष
2 वर्ष भारत में निवासी हो। पहली कंडीशन यही थी वहां पर। गत वर्ष से पूर्व के 2 वर्षों में कम से कम क्या होना चाहिए था, उसका भारत में निवासी होना चाहिए था, यहाँ पर भी। लेकिन किसका होना चाहिए यहाँ पर, निवासी कर्ता को। ठीक है। और दूसरी कंडीशन वहां पर क्या थी, यदि कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, सेम लाइन है, ठीक है, लिख देता हूं मैं। यदि कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, तो इसे क्या मान लिया जाएगा, ये ऑर्डिनरी है। अगर भारत में नहीं रहा तो इसे क्या माना जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है। तो ये कंडीशंस हमारी है एचयूएफ की। ठीक है। वापस एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट है, फिर बात आती है ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी की या नॉन ऑर्डिनरी की। अगर साधारण निवासी नहीं है तो साधारण और असाधारण की तो बात ही नहीं आएगी। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर निवासी नहीं है तो सीधा क्या हो जाएगा, वो अनिवासी कहलाएगा। ठीक है। नॉट रेजिडेंट कहलाएगा। अब अगर निवासी हो गया तो उसे 2 कंडीशन और पूरी करनी है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। निवासी के लिए क्या होना चाहिए, एचयूएफ का संपूर्ण या आंशिक नियंत्रण और प्रबंध भारत में होना चाहिए। ठीक है। तो इसे क्या माना जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। रेजिडेंट में आप देखते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। साधारण निवासी कौन होगा, साधारण निवासी में वही कंडीशंस फॉलो करनी है, लेकिन वो कंडीशंस किस पे फॉलो करनी है, कर्ता पर, जो इंडिविजुअल में थी। ठीक है। कर्ता अगर 10 वर्षों में से कोई भी 2 वर्षों तक भारत में निवासी था, प्लस ध्यान दीजिएगा दोनों कंडीशंस फॉलो करनी, एंड शब्द यहाँ पर आप लगाएं, ये और ये दोनों कंडीशन पूरी करेगा तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, यानी कि साधारण निवासी कहलाएगा। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इतनी रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कंपनी की और अदर्स की, उनके ऊपर क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होती हैं। यहाँ तक आप तब तक रिवाइज करें। मैंने आपको बताया ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं बीकॉम, एमकॉम, सीए में, प्लस एक जूनियर अकाउंटेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये चीजें बहुत ही बेसिक वाली पूछी जाती है। ठीक है। तो इतना इन डेप्थ नहीं जाते हैं वहां पर, जो एक्चुअल में इनकम टैक्स में पढ़ते हैं जो हाई क्लासेस के अंदर, जैसे सीए फाइनल में जो चीज स्टडी की जाती है, इतना कुछ नहीं आता, वहाँ नॉर्मल सी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए। ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।